अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। तो आज हम एटम को डिस्कस करेंगे। एटम के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में मेंशन कर दी है। सबसे पहले हम एटम के मीनिंग्स देखेंगे, एटम की डेफिनेशन एंड देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम के मीनिंग्स क्या हैं। जो वर्ड एटम है वो ड्राइव हुआ है एटमोस से और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स के नाकाबिल तकसीम, यानी कि पुराने वक्तों में ये सोचा जाता था कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेटर ऑन इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर लिया गया और अब जो है मॉडर्न साइंस से कहती है कि एटम इज़ डिविजिबल। ठीक है, कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज एटोनी, और ए का मतलब होता है नॉट एंड टोनी मीन्स टू कट, मीन्स के एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मज़ीद कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से वो एक आइडिया था जहाँ से हमने एटम को ड्राइव किया और एटम का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगी तो एटम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि एटम आपका इतना कि ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि क्या करता है, विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको पता है कि रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं केमिकल रिएक्शंस, दूसरे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करूँ तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उस दौरान ये फिनोमेना कैसे हो रहा होता है, आपके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बने हुए होते हैं वो बॉन्ड क्या होते हैं, वो टूटते हैं और फिर डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो वो बॉन्ड है वो बनते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि एटम्स कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एक साइड पे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे NaOH और साथ में ले लेती हूँ मैं HCl। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास। अब देखें, ये हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स आपस में जुड़े हुए। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली सोडियम जो है यहाँ से क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और इसी तरीके से जो आपके पास हाइड्रोक्सिल है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है, एग्जाम्पल है कि कैसे बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और नए बॉन्ड बन भी रहे हैं। नेक्स्ट मैं एटम की एग्जाम्पल्स पे आऊँगी। तो एटम में हमारे पास देखें दो तरह के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। ये वो किस्म है एटम की जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी कि इनके एग्जिस्टेंस के लिए इनको किसी और चीज़ के साथ बॉन्ड बनाना ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनमें आ जाती हैं आपकी नोबल गैसेस। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। अब रीज़न क्या है इसमें, रीज़न आपके पास ये होती है कि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिनकी होती है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग यहाँ पे देखें, मैं अच्छा एग्जांपल नहीं, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया कि एटम दो तरह के हैं, एक जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, दूसरे जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैं एग्जांपल की तरफ आती हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आयरन। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि आयरन का एटम क्या है, एटम कौन सा है और आयरन का सिंबल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे इसमें कि यहाँ पे देखें आयरन जो है, यहाँ पे मैंने Fe लिखा है, अब ये आयरन का सिंबल है, इसी को मैं आयरन का सिंबल भी कहूंगी और इसी को मैं आयरन का एटम भी कहूंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि अगर मैं ऑर्गन का आपको कहूँ तो ऑर्गन क्या है, आपके पास ये सिंबल भी है ऑर्गन गैस का, और साथ में क्या है, ये एटम भी है ऑर्गन का। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये क्या है, सिंबल भी है और एटम भी है क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक एटम Fe एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंबल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ मूव करूंगी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि आपके एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले स्टेबल पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो स्टेबल पार्टिकल्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये वो तमाम है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके इन शेल्स में मौजूद होते हैं। ये एक एटम की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो मैंने मेंशन कर दिए कि हमारे पास शेल्स हैं। इन शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ये देखें जो रेड फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में आ जाते हैं, ये मिड में एटम का न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक हो गया। अच्छा, अनस्टेबल पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो अनस्टेबल पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास माइसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इसी तरह के और भी बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि एटम कैन नॉट बी डिविजिबल, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटम कैन बी डिविजिबल, यानी कि एटम के अंदर ये जो मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब मजीद अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम इन चीज़ों के अंदर इन तमाम चीज़ों को भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं एविडेंस ऑफ एटम्स की तरफ आऊंगी। तो एविडेंस ऑफ एटम्स का मतलब है कि आप कैसे, आपको पता चल सकता है, ये इस बात का क्या सबूत है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एटम एग्जिस्ट करता है। तो पहली जो बात जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मेंशन है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, वो है इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि वैसे तो आमतौर पे एटम को देखना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन करीब मुमकिन है कि ये हम एटम को देख सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। कैसे देख सकते हैं? अच्छा, फिर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दो तरह के माइक्रोस्कोप्स का कंपैरिजन किया गया है, ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, उससे पहले उस जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये पिक्चर से बनी हुई डायग्राम मैंने बनाई है, उसको देखें ज़रा। ये एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर फॉर्म में, इसका जो डायमीटर या जो इसका साइज़ है वो मैं कहती हूँ 2 नैनोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं कोई रेडिएशन सोर्स लेते हैं जहाँ से रेडिएशंस आएंगी। अब ये जो रेडिएशन सोर्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये आपके पास है विजिबल लाइट, ठीक है। इस रेडिएशन सोर्स को मैं आपको कह देती हूँ कि दिस रेडिएशन सोर्स इज विजिबल लाइट, ठीक है। अब ये जो विजिबल लाइट है, इसकी जो आपके पास होती है वेव लेंथ होती है, ठीक है। अब वो नॉर्मली तो होती है 500 नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्जन कह दिया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी रेडिएशन सोर्स आ रही है जो कि 5 नैनोमीटर है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखें, अब इसका जो साइज़ है दैट इज़ 2 नैनोमीटर, और इसकी जो रेडिएशन की वेवलेंथ है दैट इज़ 5 नैनोमीटर। ये रेडिएशन कोई भी हो सकती है, जो विजिबल लाइट होती है वो 500 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, अब रेडिएशन सोर्स अगर 5 नैनोमीटर है, तो देखें दिस इज़ लार्जर वैल्यू देन दिस, ठीक है। अगर रेडिएशन की वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वाली जो देखें रेडिएशन जो है इसको रिफ्लेक्ट किए बगैर आगे गुजर रही है। देखें ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ये देखें, ये यहाँ से इसको इसके साथ टकराना चाहिए था, लेकिन ये बगैर रिफ्लेक्शन के आगे मूव कर गए। तो ये वजह है कि हम ऐसी सिचुएशन की जिसमें आपकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो आपकी ऑब्जेक्ट के साइज से, तो उस केस में हम उस एटम को नहीं देख पाते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं मूव करूंगी। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, अगेन मैंने वही 2 नैनोमीटर वाला ऑब्जेक्ट लिया है। मैंने क्या किया कि इस दफ़ा जो मैंने रेडिएशन सोर्स ली है वो मैंने चेंज कर दी, और रेडिएशन सोर्स मैंने वो लिया है जिसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है दैट इज़ 1.5 नैनोमीटर। अब देखें ये 2 नैनोमीटर से कम है, तो ये क्या कर रही है, जाके उसके साथ टकरा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, और देखें उससे टकराने के बाद वापस पीछे की तरफ आ रही है, यानी कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि हम जो एक ह्यूमन आई है वो एटम को देख सकती है, ठीक हो गया। यानी कि एटम को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जिस ऑब्जेक्ट के एटम को आप देखना चाह रहे हैं, आपकी जो रेडिएशन सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं मूव करूंगी, इन दोबारा से इन चीज़ों को मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के केस में हम कहते हैं कि आपके रेडिएशन सोर्स विजिबल लाइट होती है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर है, ठीक है। तो ये एक लार्जर वैल्यू है, ठीक है। और एटम आपको पता है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ के साथ हम एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और उसमें मैंने आपको बताया कि रेडिएशन सोर्स हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इजीली जो है आपको एटम शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको डायग्राम शो की है, बेसिकली ये एक पीस है ग्रेफाइट का, ठीक है। ये ग्रेफाइट का पीस है जो कि हमने
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसकी पिक्चर ली हुई है। और ये जो पीस है इसके में देखेंगे जो आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ होते हैं लाइट बैंड्स, कुछ डार्क बैंड्स, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ये क्लियर पिक्चर मौजूद है। ये जो बैंड्स हैं ये बेसिकली लेयर ऑफ कार्बन है, और जो डिफरेंट बैंड, ये ब्लू मैंने लेयर ऑफ कार्बन शो कर दी, और ये जो रेड है ये इन दोनों के दो लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें बेसिकली आपको बता रहे हैं कि ये लेयर ऑफ कार्बन है, ये ग्रेफाइट की है, ठीक है। अब ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू निकाली है। अब यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ये वाली जो पिक्चर है ये आपको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाई है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम्स कितने स्मॉलेस्ट हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कितनी छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो आपको दिखा सकती है। यानी कि आप पीस ऑफ ग्रेफाइट के एक टुकड़े को वो 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा रही है। सो ये आपके पास ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइज और डायमीटर। साइज और डायमीटर ऑफ एटम। अब हम एटम की साइज़ क्या है और उसके डायमीटर क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए ये मेरे पास एक एटम मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये मेरे पास एक पूरा एटम है। अब मैं इसका डायमीटर क्या है, देखें यहाँ से ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस से ऊपर और नीचे पूरे का पूरा ये जो आपको ब्लैक फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो एरो मैंने ब्लू फॉर्म में डाला है ना, जो स्टार्ट से एंड तक है, ये बेसिकली यहाँ से वहाँ तक हमारे पास डायमीटर होता है एटम का, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ एटम है वो उसका हाफ होता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस से इस साइड तक या न्यूक्लियस से उस साइड तक क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, डायमीटर ऑफ एटम पूरे, और रेडियस की जब हम बात करेंगे तो वो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक हो गया, ओके। अब जब 20th सेंचुरी के अंदर एक्सरे स्टडी से हमें ये मालूम किया गया कि जो डायमीटर ऑफ एटम है मोस्टली उसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अब ये जो वैल्यू आई है आपको पता है कि डिफरेंट एटम्स की जो साइज या डायमीटर होगा वो डिफरेंट होगा। तो बेसिकली ये एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम सबके लिए या आयरन या क्लोरीन सबकी सेम वैल्यू है ये उनके डायमीटर, ऐसा नहीं है। सबके डायमीटर की अपनी अपनी वैल्यू होती है। बेसिकली ये एक एवरेज वैल्यू बताई गई है कि किसी भी एटम की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, अब अगर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने अगर आपसे कहा जाए कि अब ये तो मीटर में है, आप हमें एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर में फाइंड आउट करके बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? इसके लिए आप लोगों को दो रिलेशनशिप्स याद रखने पड़ेंगे। वो आपके पास ये है। फर्स्ट वन है 10⁻⁻10 मीटर इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉन के, और सेकंड है कि 10⁻⁹ मीटर इक्वल होता है 1 नैनोमीटर के। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ इसकी जगह एंगस्ट्रॉन में वैल्यू निकालूँ, तो देखिए जो 10⁻⁻10 मीटर है वो एंगस्ट्रॉन के इक्वल है। तो सिंपली मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे 2 लिखूँगी और 2 लिखूंगी, और साथ देखिए एंगस्ट्रॉन है, और एंगस्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर। अब मुझे अगर ये नैनोमीटर में निकालनी है तो फिर मैं क्या करूँगी, नैनोमीटर के केस में हम ऐसे करेंगे। देखें यहाँ पे हमने कहा कि 10⁻⁹ मीटर जो है वो इसके 1 नैनोमीटर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक जीरो में उस साइड पे ले जाऊँगी, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। तो जब मैं एक जीरो उस साइड पे लेगी, यानी कि मैंने 0.2 कर दिया, तो यहाँ पे पीछे रह गया 10⁻⁹ तो उसकी जगह हमने लिख दिया नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं 2 × 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2 एंगस्ट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.2 नैनोमीटर। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये एक दूसरे की इक्वल हैं, हमने जस्ट यूनिट्स डिफरेंट लिए। अब मैं रेडियस ऑफ एटम की अगर बात करूं, तो रेडियस ऑफ एटम मैंने आपको कहा कि अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायमीटर है तो रेडियस उसका हाफ है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि अगर यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू 2 × 10⁻⁻10 है, तो मीटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि हाफ हो गई। इसी तरीके से अब एंगस्ट्रॉन को मैं हाफ कर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉन एंड 0.2 नैनोमीटर को मैं कर लूँगी 0.1 नैनोमीटर। तो ये जो आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया है रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मीटर, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर तीनों यूनिट्स हैं। ये आप लोग सारे यूनिट्स इसके साइज और डायमीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स मैसेज ऑफ एटम। तो एटम की जो मास की रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻27 से -25 किलोग्राम में, ठीक है। अब जैसे हमने इस मीटर से एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर में आई, इसी तरीके से हम किलोग्राम से ग्राम या ग्राम से मिलीग्राम में भी जा सकते हैं। तो वो किस तरीके से हम जा सकते हैं,
अब यहाँ पे जो रेंज आपको बताई गई है वो किलोग्राम्स में बताई गई है। अब मैंने अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उस किलोग्राम वाली वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी जो वैल्यू है वो ग्राम्स में चली जाएगी। अब सिमिलरली अगर मैंने ग्राम से मिलीग्राम्स में जाना है तो फिर मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर अगेन हम क्या करेंगे उसको 1010⁻³ मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये जो किलोग्राम में वैल्यू थी मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है 10⁻24 टू 10⁻22 ग्राम्स। ठीक हो गया। अब मैंने ग्राम्स में मिलीग्राम्स में जाना है, अगेन मैं उस वैल्यू, अब इस वैल्यू को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10⁻21 टू -19 मिलीग्राम्स। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एटम है आपके पास वो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि हम लोग उसको देख भी नहीं पाते, और उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर एटम इतना स्मॉल है तो फिर हम उसके लिए किलोग्राम्स, मिलीग्राम्स और ग्राम्स जैसे यूनिट्स क्यों यूज़ करेंगे। ये जो यूनिट्स हैं ये तो लार्ज सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है। ऐसा बेसिकली अब जब आप इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एटम के लिए जो हम जनरली यूज़ करते हैं, जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ AMU, जिसको हम कंप्लीटली कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एटॉमिक जो 1 AMU है दैट इज इक्वल्स टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखें ये जो 10⁻27 किलोग्राम है ये हमने किलोग्राम्स की रेंज में ये बताया, तो बेसिकली ये 1 AMU के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपके मैसेज ऑफ एटम। अब अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एटम साइज शो कर बताना चाहूँगी, तो उसमें देखें अगर हम एक फुल स्टॉप की बात करते हैं, देखें ये एक फुल स्टॉप मैंने डाल दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं तो इसकी एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ स्मॉल एन एटम इज़। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं एक पानी के कतरे की बात करें, ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो उस एक पानी के कतरे के अंदर हमारे पास 3 ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे देखें ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 3 ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे मैंने कहा 3 ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स। तो इससे क्या साबित होता है कि आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटर है तो वाटर के अंदर आप लोग देखें कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, देखिए 3 ट्रिलियन, 3 मल्टीप्लाइड बाय वाटर के अंदर कितने एटम है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएंगे, 9 ट्रिलियन एटम्स आर प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम का जो साइज़ है वो कितना स्मॉल है कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास 9 ट्रिलियन एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक था आपका एटम का लेक्चर।